नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मलिक मुस्तफा और आप देख रहे हैं बेबाक बोलेगा इंडिया। दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च की छोटी सी रिपोर्ट ने अडानी के विशाल साम्राज्य के नींव को हिलाकर रख दिया है। नादर एंडरसन का ये दावा है, उन्होंने आरोप लगाया है अडानी ग्रुप समूह के ऊपर, गौतम अडानी के ऊपर, कि उन्होंने गलत तरीके से इलीगल ढंग से अपने शेयरों के दाम कई गुना ज्यादा बढ़ाकर अपने शेयर होल्डर के साथ में फ्रॉड किया है। उन्होंने यहां तक कहा है कि वो सिस्टमैटिक ढंग से देश को लूटने का कार्य किया है, जिसकी मांग लगातार विपक्ष के द्वारा की जा रही है कि जेपीसी का गठन करके इस मामले के जांच किया जाए। लेकिन मोदी सरकार आजकल कुछ शब्दों को अपने जुबान से लेना भूल गए हैं, छोड़ दिए हैं, जैसे चीन का मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी, काला धन वापस लाने वाली बात, ये सारी बात को छोड़ चुके हैं बोलना। और शायद उसी फेहरिस्त में अडानी शब्द भी जुड़ गया हुआ है। इसलिए शायद विपक्ष के लगातार मांग के बाद में जब वो राज्यसभा को संबोधन करने के लिए आए तो सारे जनता को, सारे विपक्षी दल को ये उम्मीद थी कि आज मोदी जी अपने भाषण में दूध के दूध, पानी के पानी अलग अलग कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोदी जी लगभग सवा घंटे तक अपने भाषण को देते रहे, लेकिन उस भाषण के क्रम में लगातार विपक्ष के द्वारा मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगातार लगाए जा रहे थे। लेकिन उन शब्दों को, उन नारों को दरकिनार करते हुए लगातार अपने बातों को दिए जा रहे थे, जो अपने पिछले हिस्ट्री है, सारे बातों को अपने भाषण में बताए जा रहे थे। लेकिन अडानी शब्द का जिक्र एक बार भी उन्होंने अपने भाषण में नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे अडानी ने मोदी जी को यह धमकाया हो कि अगर आपने एक बार भी जनता के सामने मेरे बारे में जिक्र किया तो मैं सारे पोल पट्टी खोल के रख दूंगा, जो मेरे इस फ्रॉड में शामिल है उन सबों का। इसीलिए शायद मोदी जी एक बार भी जिक्र नहीं किए अडानी शब्द का। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विदेशों में कई सारी कंपनियां इसके जांच में जुटी हुई है। बहुत सारे वैश्विक बाजारों से अडानी के शेयर्स को आउट कर दिए गए हैं, बैन कर दिए गए हैं। लेकिन इंडिया जैसे देश में इस मामले की जांच के लिए भी आवाज बुलंद करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी ना तो जेपीसी का गठन हो रहा है, ना तो जांच के प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। आखिर कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 609वें स्थान के धनी व्यक्ति 8 से 9 सालों में दूसरे या तीसरे स्थान के धनी व्यक्ति के फहरिस्त में शामिल हो गए? आखिर क्या माजरा है, आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो प्लीज मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। और हाँ, अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन भी बेल ऑन कर दे, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगर आप भी चाहते हैं इस मेरे स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करना तो प्लीज सब्सक्राइब कर ही लें। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कुछ एक उदाहरण मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ और शुरुआत करना चाहता हूं आंध्र प्रदेश के नलौर जिले के एक पोर्ट से, जिसका नाम है कृष्णापट्टनम पोर्ट। 2018 में ईडी के वहां पे एक रेड पड़ती है। दुनिया को ये लगता है कि ये रेड उनके हेराफेरी को लेकर पड़ा होगा। वहां के मालिक भी परेशान हो जाते हैं। 2020 में ये पता चलता है कि उस पोर्ट पे 75% गौतम अडानी का कब्जा हो चुका है। और फिर कुछ दिन के बाद में, यानी कि 2021 के आते आते उस पोर्ट को अडानी खरीद लेता है। चलिए दूसरे रेट के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, 2020 में अंबुजा सीमेंट एसीसी अल्ट्राटेक के ऊपर एक रेड पड़ती है और फिर पता चलता है कि अडानी ने उसको 6.4 अरब डॉलर में पूरी कंपनी को ही खरीद लिए हैं। आई बात कुछ समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस ढंग से हमारे देश की जांच एजेंसियां आगे आगे चल रही थी अपने टीम को लेकर, और पीछे पीछे अडानी ग्रुप समूह उस जगह को, उस एजेंसी को खरीदने के लिए बढ़ रही थी। मैं चाहूंगा कि मुंबई एयरपोर्ट के बारे में भी आप समझ लें कि किस ढंग से मुंबई एयरपोर्ट पे अडानी ग्रुप समूह का कब्जा हुआ। गौतम अडानी को मुंबई एयरपोर्ट पसंद आ गया था, लेकिन उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही एक कंपनी, सरकारी एजेंसी अपना पैठ जमा के बैठा हुआ है। उस कंपनी का नाम था जीवीके। फिर क्या था? तारीख थी 2 जुलाई 2020। 2 जुलाई 2020 को जीवीके कंपनी के ऊपर सीबीआई एक केस रजिस्टर करती है। फिर 18 जुलाई 2020 को ईडी भी जीवीके के ऊपर एक रेड मार देती है। त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके ऊपर रेड मारती है। फिर पता चलता है कुछ दिन के बाद में
जीबीके कंपनी अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर वापस जा चुकी है और गौतम अडानी का कब्जा मुंबई के एयरपोर्ट पे हो चुका है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता या फिर किसी भी देशवासी को ये नहीं आपत्ति होनी चाहिए कि अगर हमारे देश के कोई व्यवसायी दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहे हों तो बहुत गर्व की बात होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि हमारे देश की सरकारी एजेंसी किसके लिए कार्य कर रही थी, किसके इशारों पे काम कर रही थी कि जहां जहां जांच एजेंसी का रेड पड़ रहा था वहां वहां अडानी ग्रुप समूह का कब्जा होते जा रहा था। आखिर ये जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए कि किस ढंग से हमारे देश के साथ में फ्रॉड हुआ है और फ्रॉड करके 609वें स्थान के धनी व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महज 8 से 10 सालों में वर्ल्ड के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति के फहरिस्त में शामिल हो जाते हैं। चलिए, जांच का विषय है, विपक्ष का मांग उचित है या अनुचित, आने वाले समय में पता चलेगा। हमारे देश में जेपीसी का गठन हो पाता है, जांच हो पाता है या नहीं। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे और मेरे जैसे स्वतंत्र पत्रकार आपके सामने अपने वक्तव्य को, देश की बातों को पेश करते रहें। तो चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।